हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पेपर नंबर 3 MPPSC पेपर नंबर 3 का इकाई नंबर 7 में आपका दिया हुआ है बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या होते हैं, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, इन सभी से रिलेटेड डेफिनेशन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। ठीक है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं बौद्धिक संपदा आखिर होती क्या है। ठीक है, तो व्यक्तियों की मानसिक क्षमता के उत्पाद से जुड़े अधिकार। व्यक्तियों की मानसिक क्षमता अर्थात कोई भी व्यक्ति जो जिस चीज़ों को सोच सकता है और जिन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क की सहायता से जिस काम को कर सकता है, तो व्यक्तियों की मानसिक क्षमता के उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं, शोध कार्य होते हैं, आविष्कार होते हैं। ऐसी चीज़ों को जो है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखा जाता है। देन इसके बाद बौद्धिक संपदा होती क्या है। तो बौद्धिक संपदा से अभिप्राय होता है नैतिक एवं वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। नैतिक मतलब मोरल एवं वाणिज्यिक रूप से अर्थात व्यापार की दृष्टिकोण से जो मूल्यवान बौद्धिक सृजन होते हैं उन्हीं को बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। ये तो आपकी डिफिनीशन हुई बौद्धिक संपदा से क्या समझते हैं आप, इसका क्या अभिप्राय है। देन इसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। तो बौद्धिक उपलब्धि को पहचान दिलवाना अर्थात जो किसी भी इंसान ने जिस चीज़ की खोज की है, जिस चीज़ की रचना किया है, जिसका आविष्कार किया है या फिर जो शोध कार्य किया गया है उसके द्वारा, तो बौद्धिक उपलब्धि जो भी है उसको पहचान दिलवाना राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और स्वामित्व निर्धारित कर लाभ सुनिश्चित करना और उसका स्वामित्व निर्धारित कर देना और उसको एक लाभ सुनिश्चित कर देना कि आपके अगर इतने जब तक भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपका सेल आउट होता रहेगा तब तक आपको एक प्रोडक्ट से जो है 10%, 12% या 5% जो भी है एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना परसेंट आपको हर एक प्रोडक्ट में दिया जाएगा, क्योंकि ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आपके नाम पर उस प्रोडक्ट को पेटेंट कर दिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य जो है मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शोध कर सकें, रचना कर सकें एवं आविष्कार कर सकें। बौद्धिक संपदा अधिकार का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह अवश्य समझा गया है कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकार एवं संबद्ध नियमों को आदि की व्यवस्था की जाए। उस क्षेत्र विशेष से संबंधित जो उसके संगत अधिकार होते हैं और जो उसके संबद्ध नियम होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से पेश किया जाए। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि एवं एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं एक निश्चित समयावधि में और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में को मद्देनज़र रखते हुए दिए जाते हैं, और ये अधिकार जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अधिकार पेटेंट का अधिकार होता है, इसके बाद कॉपीराइट, फिर इसके बाद ट्रेडमार्क, 4th नंबर औद्योगिक डिजाइन और 5th नंबर भौगोलिक संकेतक। ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो है 5 प्रकार के होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। इन सभी 5 अधिकारों को हमको अच्छे से विस्तार से पढ़ना है और यही आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ओके, जनरली वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, पेटेंट का नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। चलिए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं हम लोग, पेटेंट होता क्या है। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक ऐसा अधिकार होता है, पेटेंट एक अधिकार होता है अर्थात एक राइट्स होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को नई सेवा, तकनीक, उत्पाद या फिर डिजाइन के लिए दिया जाता है। जो भी आप नई सेवा देते हो, जो भी नई तकनीक की खोज करते हो, जो भी नए प्रोडक्ट बनाते हो या फिर जो भी नई डिजाइन बना करके देते हो और पूरे जनमानस को उपलब्ध करवाते हो,
उसके लिए आपको जो है पेटेंट का अधिकार प्रदान किया जाता है, ताकि कोई उसकी नकल तैयार नहीं कर सके, कोई भी व्यक्ति उसी के जैसा जस्ट डुप्लीकेट कॉपी तैयार नहीं कर सके। ठीक है, इसी अधिकार को जो है पेटेंट का अधिकार कहते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार होता है, पेटेंट एक कानूनी अधिकार होता है जो उसके मिलने के बाद उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। मतलब अगर पेटेंट का अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिल गया है तो उस उत्पाद को केवल वही व्यक्ति बना सकता है। जैसे KFC का मालिक केवल KFC के अलावा और कोई भी व्यक्ति जो है KFC का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे ओरियो की बिस्कुट आती है, पार्ले जी की बिस्कुट आती है, तो ऐसा टेस्ट जो होता है तो और कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनका पेटेंट मिल गया है इनको। ठीक है, इसके बाद यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई व्यक्ति या संस्था उसी उत्पाद को बनाती है तो यह गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लिया है तो उस प्रोडक्ट में उसका एकाधिकार शामिल हो जाता है। ठीक है, अर्थात वह प्रोडक्ट जो है उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है। यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कोई भी संस्था इस उत्पाद को अगर बनाना चाहते हैं तो जो पेटेंट धारक व्यक्ति है या फिर जो भी संस्था है तो इससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हैं तो यह गैर कानूनी माना जाएगा और आपके खिलाफ केस हो सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट लागू रहने की अवधि 20 वर्ष कर दी है। मतलब 20 वर्ष तक आपके नाम का पेटेंट रजिस्टर्ड रहेगा। ठीक है, पेटेंट दो प्रकार के होते हैं। पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरल तौर पर अगर हम लोग समझें तो पेटेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्पाद पेटेंट होता है, अर्थात प्रोडक्ट पेटेंट जिसे बोलते हैं, और दूसरा जो होता है प्रक्रिया पेटेंट होता है, अर्थात प्रोसेस पेटेंट कहलाता है। ठीक है ना, तो पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पेटेंट उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट, अर्थात प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। ठीक है ना, देन इसके बाद पेटेंट की प्रोसेस समाप्त हो गई। देन इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग आते हैं और भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम लोग GI टैग के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन, या फिर जनरल समझ भी हम लोग को होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पे GI टैग्स उपलब्ध करवाने की होड़ सी लग गई है। हर एक राज्य से कम 3 से 4 GI टैग्स मिल रहे हैं कंटिन्यू, हर एक महीने में 2, 3 या 4, जो भी उनकी उस पर्टिकुलर लोकेशन की फेमस चीज़ें हैं उसको प्रसिद्ध किया जा रहा है, जिससे इसे भौगोलिक संपदा का अधिकार में लाया जा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं। GI टैग अर्थात ग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? तो यह किसी उत्पाद के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव को दर्शाता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अगर वो प्रोडक्ट फेमस है तो उसके जुड़ाव को दर्शाता है, उसकी कनेक्टिविटी को दर्शाता है। और इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। ठीक है, वह अपने आप में विशिष्ट होता है और एवं प्रतिष्ठा भी इसी विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र के कारण होती है। और इसकी जो प्रतिष्ठा अर्थात मान मर्यादा या जिस क्वालिटी की वजह से कोई भी प्रोडक्ट फेमस है तो उसकी विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र के कारण उसको पब्लिसिटी मिलती है और प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस तरह का संशोधन उत्पाद की गुणवत्ता अर्थात उसकी क्वालिटी एवं विशिष्टता का आश्वासन देती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को भौगोलिक संकेतक मिल जाता है तो उस उत्पाद की गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन दिया जाता है कि यह प्रोडक्ट जो है कोई भी व्यक्ति इसे यूज कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा वैलिड एवं ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। और उदाहरण के तौर पर जैसे दार्जिलिंग की चाय, आप सभी लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, तो दार्जिलिंग जो है अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसी तरह महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर में जो है स्ट्रॉबेरी का अच्छा खासा उत्पादन होता है, तो इसे GI टैग दिया गया है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में है। और जयपुर की ब्लू पोट्री, जयपुर में जो है ब्लू पोट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जयपुर राजस्थान में है। और इसी तरह बनारस जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी आप लोग जानते ही होंगे।
और तिरुपति के लड्डू, तिरुपति बालाजी मठ अर्थात आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, तो तिरुपति के लड्डू जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरह आगरा का पेठा, ये कुछ मतलब फेमस चीज़ें हैं। और इसके अलावा जैसे कानपुर में चूड़ियाँ, लखनऊ में चमड़ा, ये सब चीज़ें जो है, कानपुर का ताला, ये सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संकेतक है जो प्रेजेंट टाइम पे चर्चा में रहे हैं। भौगोलिक संकेतक का महत्व क्या है अर्थात इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो देश की प्रसिद्ध एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में, देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग होते हैं। सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग माना जाता है जीआई टैग्स को। और इसके लिए जो है मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। मेड इन इंडिया अभियान के तहत जीआई के अनुरूप और दूर दराज के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही लाभ पहुंचाना है, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल का स्थानांतरण किया जा सके और अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी उपस्थिति को दर्शाया जा सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए जो पेपर के दृष्टिकोण से और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछता है भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं और भौगोलिक संकेतक अपनी विशिष्ट गुण एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है, और इसी तरह पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं, और WTA द्वारा इन्हें 20 वर्ष के लिए जो है लागू रहने की अवधि डिसाइड की गई है। तो कुछ बेसिक डिफिनीशन हमने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह के वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे आपके लिए। और मध्य प्रदेश PSC का जो भी सिलेबस है, जो हमारे पास है नोट्स इकट्ठा हैं या फिर हमने एकत्रित करके रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।